नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी ही देर में यूपी सरकार की गाइडलाइंस आने वाली हैं। पिछले एक हफ्ते के लिए, क्षमा करें, पहले एक हफ्ते के लिए निर्देश जारी होंगे। 24 मई तक के लिए निर्देश जारी होंगे। इसके बाद दूसरे हफ्ते की गाइडलाइन जारी होगी। बड़ी खबर। थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश के लिए और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। यूपी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। बड़ी खबर। चौबीस मई तक के लिए फिलहाल गाइडलाइन जारी होगी। 24 मई तक के लिए, पहले एक हफ्ते के लिए। उसके बाद दूसरे हफ्ते के लिए गाइडलाइन जारी होगी। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, ऐसा क्यों? देखिए राजन, बिल्कुल अब से थोड़ी देर बाद जो है वो यूपी सरकार की जो गाइडलाइन है लॉकडाउन 4 को लेकर वो जारी हो जाएगी। लेकिन हमारे जो सूत्र है उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले एक हफ्ते के लिए ये गाइडलाइन जारी होगी, यानी 24 मई तक के लिए। उसके बाद उस एक हफ्ते को देखा जाएगा, स्थितियों को परखा जाएगा और उसके बाद कुछ बदलाव और किए जाएंगे। और इसमें जो बात एबीपी गंगा ने सुबह दर्शकों को बताई थी कि दुकानें जो अलग अलग चीजों के, उनके लिए एक दिन निर्धारित होगा। यानी सोमवार को अगर कहीं पर स्टेशनरी की दुकान खुलेगी, मोबाइल की दुकान खुलेगी, तो वो मंगलवार को नहीं खुलेगी, फिर वो बुधवार को खुलेगी। इसी तरीके से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित होगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो एसेंशियल सर्विसेज है वो तो हमेशा खुली रहेंगी, यानी कि दवा की दुकानें, फल की दुकानें, सब्जी, दूध, ये तो खुली रहेंगी। लेकिन समय अब रहेगा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। और इसके अलावा जिस तरीके से हम कहें कि मैकेनिक्स होते हैं, उनकी जो दुकानें होती हैं, या फिर अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं कार के, स्कूटर के, व्हीकल के, तो उनकी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी। गाइडलाइन अभी आने वाली है, विस्तार उसमें होगा। लेकिन हमारे जो सूत्र है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसी तरीके की योजना उत्तर प्रदेश में है, इस लॉकडाउन 4 में कुछ रियायत देते हुए चीजों को खोलने की। इसका मतलब अनुभव ये समझा जाए कि पहले हफ्ते में सरकार समीक्षा करेगी उसने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसकी, और उसके बाद वो निर्णय लेगी कि अगले हफ्ते में क्या करना उचित होगा। देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ऐसे में सरकार ये भी कोशिश करेगी कि एक हफ्ते में क्या मामले तो नहीं बढ़ रहे हैं, क्या भीड़ तो बहुत ज्यादा नहीं हो रही, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीजों को ही रिव्यू करने के बाद अगले हफ्ते यानी 24 के बाद क्या स्थिति होगी। अगर चीजें ठीक रहती हैं, मामले कम आते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि रियायतें कुछ और बढ़ जाए। जो सिंगल डे शॉप्स खुलनी है उनको रोज खुलने के लिए कह दिया जाए। पर पहले एक हफ्ते का फीडबैक लेगी सरकार और उसके बाद ही कुछ आगे के लिए तय करेगी। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। और एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। वित्त विभाग ने जारी किए हैं शासनादेश। कोरोना काल में सरकारी खर्च में कटौती का शासनादेश। नई भर्तियां न करने का फैसला, नई गाड़ी न खरीदने का फैसला इस साल, गैर जरूरी सरकारी निर्माण नहीं करने का फैसला, सरकारी बैठकों पर रोक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी बैठकें, सरकारी आयोजन न करने का फैसला, अधिकारियों और कर्मचारियों के कई भत्ते रद्द, अवकाश यात्रा सुविधा फिलहाल नहीं, यात्रा भत्ता, ट्रांसफर यात्रा खर्च पर फिलहाल रोक, सरकारी सम्मेलन और सेमिनार अब होटल्स में नहीं होंगे। ये वित्त विभाग के बड़े फैसले खर्चे कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने ये बड़े फैसले लिए हैं।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रियों ने सीएम योगी को सुझाव दिए हैं। ईद से पहले खुले रातों का पिटारा। जी हां, लोगों को खरीदारी का मौका देने की सलाह दी गई है। रोजेदारों को सहूलियत देने का सुझाव दिया गया है। छूट मिलने से सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम होगी। आज मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की ताकि वो इस चौथे लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस तय कर सकें, और उसमें मंत्रियों ने यह सलाह दी है कि रोजेदारों को सहूलियत दी जाए, ईद से पहले कुछ छूट दी जाए ताकि सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बने ये निर्णय। ईद से पहले रातों का पिटारा खुले, ये बात मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को कही आज की बैठक में, इसलिए ताकि लोगों को खरीदारी का मौका मिल सके और रोजेदारों को सहूलियत मिल सके और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम हो सके। और आइए अब आपको आज का कोरोना अपडेट देते हैं। उत्तर प्रदेश का पिछले 24 घंटे में 146 नए कोरोना के मामले सामने आए और राज्य में संक्रमितों की संख्या इस तरह से हो गई है 4605 और प्रदेश में कोरोना से 118 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की जान गई है। आगरा में सबसे ज्यादा 815 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और एक बड़ी खबर, मेरठ में कोरोना से 20वीं मौत की खबर है। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एनके चांदना की मौत की खबर है। मेरठ में कोरोना से डॉक्टर की पहली मौत की खबर आ रही है। आज 7 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बड़ी खबर मेरठ से, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एनके चांदना की मौत की खबर। 20वीं मौत मेरठ में कोरोना से। चिंता की स्थिति मेरठ में। अगली खबर गाजीपुर से। यहां पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मामला मोहम्मदाबाद इलाके के डोड़ापुर गांव का है, जहां पर मनरेगा के कार्य को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना के बाद एक पक्ष ने थाने में तहरीर दी और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये देखिए आप, मनरेगा में काम मिलने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दो पक्षों में मारपीट। खूब लाठी डंडे चले हैं दोनों पक्षों के बीच। भागा तो भागा। और नोएडा के सेक्टर 63 के फैशन डिजाइनर वस्त्रों का एक्सपोर्ट करने वाली नामी कंपनी के मजदूरों ने वेतन न मिलने पर फैक्ट्री का घेराव करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला श्रमिक भी शामिल थे। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने मार्च से कोई वेतन नहीं दिया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही थाना पेज 3 की पुलिस सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मजदूरों को समझाना बुझाना चाहा, लेकिन वो नहीं माने। तब पुलिस अधिकारियों ने फैक्ट्री के प्रबंधन और मजदूरों के बीच बातचीत करके मामले को शांत किया। कंपनी ने शुक्रवार तक मजदूरों का भुगतान कर देने की बात कही है। और लॉकडाउन के दौरान भी बागपत में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। रमाला थाना इलाके के किरढल गांव में शराब के नशे में धुत रिटायर्ड फौजी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से दिन दहाड़े जन सेवा केंद्र संचालक के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। सरेआम हुए कत्ल से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी ने उसके बाद भी लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए कई राउंड फायरिंग की और दहशत फैलाई। हालांकि बाद में लोगों ने आरोपी को पकड़कर मारपीट करने के बाद उसे पुलिस के हाथों सौंप दिया। और उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। वहां श्रमिकों से भरा तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया।
हादसे में 2 श्रमिकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा श्रमिक घायल हो गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। इस हादसे के बाद यूपी के अधिकारियों की लापरवाही फिर से सामने आई है। सवाल फिर वही कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी लोडर और ट्रकों से मजदूर कैसे चल रहे हैं। उधर यूपी के फतेहपुर जिले में रोक के बाद भी प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में ट्रकों में सवार होकर जा रहे हैं। आज 2 अलग अलग जगहों पर हुई सड़क दुर्घटना में एक प्रवासी मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई और 8 लोग जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को 108 एम्बुलेंस से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। और यह सड़क हादसे में घायल श्रमिकों ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह राजस्थान पुलिस की लापरवाही थी। उनका कहना है कि भरतपुर राजस्थान में पुलिस ने बस से उतरवाकर उन्हें जबरदस्ती चूने से लदे बोरियों वाले ट्रॉले में 60 से ज्यादा लोगों को बिठाया था। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस उन्हें ट्रॉले में नहीं बिठाती तो यह हादसा नहीं होता। और यह सड़क हादसे में घायल 30 श्रमिकों को सफाई पीजीआई में इलाज चल रहा है। हम लोग भरतपुर से आ रहे थे, एलपी ट्रक में लोड वाली गाड़ी थी, उसमें कुछ पाउडर जैसा चीज़ जा रहे थे बोरी भर के, उसी के ऊपर में हम लोग चढ़े हुए थे। हाँ, बस में ही आ रहे थे और बस में हम लोग को और मतलब ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ से भरतपुर के सीमा पुलिस ने बस को जाने नहीं दिया, रोक दिया कि उधर नहीं जा पाओगे, हमारा कलेक्टर से बात करना पड़ेगा। तो बस वालों का तो उतना नहीं बकना है ना, उसको नहीं जाने दिया, उन लोग चला गया वापस। फिर क्या हुआ, आप लोग वहाँ खड़े? फिर हम लोगों को टोली में चढ़ा दिया भरतपुर के पुलिस वालों ने। पुलिस ने चढ़ा दिया? हाँ। आप लोग बस से बैठे थे, ट्रॉले में आप लोग कैसे आ रहे थे? टोले में हम लोग को उतार दिया गया बाद में। किसने उतार दिया? पुलिस वाले बोले कि जहाँ से आए वहाँ चले जाओ, फिर सबको उतार दिया गया। फिर हम लोग पैदल कुछ देर तक आए, फिर ट्रक में हम लोग को बैठा दिया। ट्रॉले में? हाँ। किसने बिठाना था? पुलिस वाले थे कुछ। पुलिस ने बिठाना था। और औरैया जिले में प्रवासी मजदूरों की हादसे में हुई मौत के बाद कन्नौज जिले के डीएमएसपी ने खुद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर खड़े होकर मोर्चा संभाला। ट्रकों में बैठकर जानलेवा सफर करने वाले मजदूरों को ट्रकों से उतरवाकर बसों में बिठाया जा रहा है और खाने पीने का सामान देकर मजदूरों को उनके गृह जिले के लिए रवाना किया जा रहा है। अन्य राज्यों से ट्रकों पर सवार और पैदल चलने वाले प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें कम करने के लिए जिले के सौरिख थाना के सकरवा बॉर्डर पर डीएमएसपी ने खतरनाक सफर करने वाले मजदूरों का सफर आसान बनाने की मुहिम चलाई। और फतेहपुर के जहानाबाद कस्बे में आयोजित निगरानी समिति की बैठक में प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने अपनी ही सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। कारागार मंत्री ने औरैया में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना के बाद प्रवासी मजदूर पैदल न जाएं, इसलिए बसों का इंतजाम किया गया है, लेकिन सरकार की सारी ताकत झोंकने के बाद भी कहीं न कहीं मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज ट्रेन आ रही है, ट्रेन आने के बावजूद भी आपकी बैठक में है, कहीं यहाँ बागत में आ रहे हैं। अभी देखा औरैया में घटना हो गई, जितने मजदूर भाई हमारे आ रहे थे वो घटना हो गई। उस घटना के कारण पूरे जिलों में पूरी कोशिश लगी है कि हमारे मजदूर भाई पैदल न चले या ऐसे न चले, उसके लिए बसों का इंतजाम है। लेकिन सारे संसाधन लगाने के बावजूद भी, सारी ताकत झोंकने के बावजूद भी कहीं न कहीं जिस तरह मजदूरों की संख्या है उसमें हमारी व्यवस्थाएं कम पड़ जा रही हैं। और गोरखपुर में जिला और स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने नाम की गफलत में नेगेटिव रिपोर्ट वाले युवक को गलती से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में संक्रमितों के बीच भर्ती कर दिया और कोरोना पॉजिटिव को टीबी अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर में संदिग्ध मरीजों के बीच रख दिया। कोरोना वार्ड में भर्ती होने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट वाले युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इसे
बड़ी लापरवाही मानते हुए गोरखपुर के कमिश्नर ने सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग की टीम को फटकार लगाई। का सैंपल दिया गया था, ये कह पाना बिल्कुल सही नहीं होगा कि वो वहाँ पर गया था और उस वजह से हुआ, कितनी देर रहा था। इसमें ऑलरेडी हमारे स्तर से एक जांच बैठा दी गई है और उसकी जांच की रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी और कड़ी चेतावनी ऑलरेडी दे दी गई है जिससे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं इंश्योर करूंगा कि ये इस तरह की गलतियां बिल्कुल ना हो, जो भी नाम को लेकर त्रुटियां हुई थी। लेकिन वायरस लोड लेने में कभी कभी टाइम लगता है और जरूरी नहीं है कि वो पहले 2 दिन में ही उसका पॉजिटिव आ जाए। जो उसकी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से वापस लाकर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें होम क्वारंटीन कर रही है, लेकिन इसमें कई मजदूरों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। अभी तक ग्रीन जोन में शामिल सोनभद्र में 8 मई को गुजरात के मेहसाणा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन द्वारा 1046 मजदूर सोनभद्र पहुंचे थे। इसमें 4 श्रमिकों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद कोविड वार्ड में क्वारंटीन किया गया था। इनमें से आज 2 श्रमिकों की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 10 मई को एक श्रमिक की जांच रिपोर्ट पहले से ही पॉजिटिव आ चुकी है। जो है आज 2 केस जो है पॉजिटिव और निकले हैं और अब इसको लेकर के कुल 3 पॉजिटिव हो गए। ये तीनों जो निकले हैं दोनों ये क्वारंटाइन में थे और उनका जब टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव निकला है। इनमें से एक बहराइच का रहने वाला है और एक फिरोजाबाद का रहने वाला है। और इस खबर के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हाथ साफ तो कोरोना साफ। दिल मिलाए, हाथ नहीं। नमस्कार।